नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स में आपको याद होगा हमने प्रीवियस क्लास के साथ ही जनरल सिलेंडर के लगभग एग्जांपल्स कवर किए थे और आज की इस क्लास में हम बेसिकली अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सिलेंडर जिसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी हम बात स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले तो। ओके, देन फिर हम इसकी इक्वेशन की बात भी अच्छे से करेंगे, देखेंगे। सो हमारा टॉपिक रहेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके डेफिनेशन कई टाइप से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो मैंने प्रीवियस क्लास के लास्ट में बताया था कि होता तो ये जनरल सिलेंडर ही है, लेकिन इसका बेस जो है वो क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। जनरल सिलेंडर में एक स्पेशल कंडीशन ये है कि अगर उसका बेस में एक सिलेंडर, उसका बेस में अगर सर्कल ले लेता हूँ तो उस सिलेंडर को हम नाम दे देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है ना। तो देखो, इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन जो है पहले तो वो लिख देते हैं, बाद में अपने हिसाब से भी अगर कुछ एक दो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कह सकता हूँ the right circular cylinder, the right circular cylinder is the surface whose, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ which generated by a variable straight line, a variable straight line, और ये क्या होती है, पैरेलल टू ए गिवन फिक्स्ड लाइन, एक गिवन फिक्स्ड लाइन जो होगी उसकी हमेशा ये वेरिएबल स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं जनरेटर क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है ना, पहली बात तो ये है। एंड अब दूसरी जो बात खास जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये है, एंड अब इसमें हम रेडियस की बात करेंगे क्योंकि इसमें सर्कल बनता है तो रेडियस तो पक्की आएगी, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। एंड इट्स सरफेस, सरफेस बोल दो चाहे जनरेटिंग लाइन बोल दो, एक ही बात है, शुड बी सिचुएटेड at a fixed distance from the given fixed line, गिवन फिक्स्ड लाइन जिसको हम बोलेंगे आगे एक्सिस भी, ये बात है। एक बार पढ़ लेते हैं। द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज द सरफेस, पहली बात तो सरफेस ही है, सारा खेल सरफेस का ये है ना, सरफेस विच जनरेटेड बाय ए वेरिएबल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन फिक्स लाइन, है ना। एंड आगे क्या बोला इसने, एंड इट्स सरफेस शुड बी सिचुएटेड एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम होता है इसमें, फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड लाइन। ओके, क्योंकि उससे तो होगा फ्रॉम द गिवन फिक्स्ड लाइन, ये बात है। अब इस चीज़ को मैं एक और तरीके से भी कह सकता हूँ, वो और तरीका ये है, अगर इसको मैं ऐसे थोड़ा ज़्यादा हो गया ना ये ज्ञान, इतना ज्ञान आजकल कौन लेना चाहता है, कहाँ इतने ज्ञान, टाइम है ही नहीं, फास्ट दुनिया है। तो अच्छा है, बढ़िया है, तो कम में अगर लिखना हो तो ये लिख दो, ये है, ये अच्छा है। क्या, ए जनरल सिलेंडर whose
whose base is circle. सर्कल की स्पेलिंग ही भूल गया, सर्कल। एंड एक बात और है, एंड इट्स सरफेस is situated perpendicular with the base called right circular cylinder. सीधी सी बात ये है कि अगर कोई जनरल सिलेंडर आपको दे रखा है तो उसका बेस क्या हो, सर्कल हो, और जो सरफेस है वो सर्कल के साथ क्या हो, 90 डिग्री के साथ सिचुएटेड हो। ऐसा नहीं कि वो ऐसे आधा टेढ़ा बन जाए, ऐसा भी बनते हैं कई बार, पर वो सब किस में आएंगे, जनरल में आएंगे, इसमें नहीं आएंगे। राइट सर्कुलर है, दोनों बातें हैं। इस राइट का मतलब है राइट एंगल है, किसके साथ है, किसके साथ है, ये बेस के साथ है। बेस का मतलब सर्कल के साथ है, और ये सर्कल किसके लिए है, बेस के लिए है। ये सर्कल तो बेस, मतलब बेस तो सर्कल टाइप की स्ट्रक्चर वाला हो, और जो सिलेंडर का सरफेस है वो उसके साथ 90 डिग्री के साथ क्या हो, सिचुएटेड हो। दोनों बातें हैं, तो उसमें दोनों बातें आने पर वो क्या कहलाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। आई एम श्योर आपको समझ में आई गई ये बात। ये बात है भैया। अब इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के समझ लेते हैं। देखो, इस बार एक दो तीन हमें नई नई बातें सीखने को मिलेगी। एक तो एक्सिस के बारे में, कि इस बार एक्सिस फिक्स हो जाएगा। जैसे पिछले जो अपने एग्जाम्पल सीखे हैं उनमें एक्सिस फिक्स नहीं होता है, पर यहाँ पर एक्सिस को फिक्स होना पड़ेगा, हम कर देंगे। कैसे फिक्स होगा, देखो सुनो। ये मान लीजिए हमारा एक राइट सर्कुलर क्या है, सिलेंडर। ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है ना, जाके देख लो रसोई घर में, ऐसा ही कुछ रखा होगा, ठीक है ना। अब इसके बीच में, एकदम बीच में लाइन होती है ये लाइन इस बार ऐसा नहीं है कि आगे पीछे भी हो सकती है, ये एकदम बीच में लाइन होती है। बीच में से खोखला होता है ना ये, तो बीच में जो खोखला होता है तो अंदर लाइन होती है। जैसे मान लो ये है, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर, सही है ना। तो इस राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए बीच में से खोखला है ये, तो इसके इसके एकदम बीच में ये जो ये बेस है ना, तो बेस किस टाइप का है, ये बेस है एक प्रकार से सर्कल टाइप का। तो इस सर्कल का जो सेंटर है, एकदम बीच में होगा सेंटर, तो उस सेंटर पर ये एक्सिस रहता है, ये एक्सिस है। समझ में आ रही है बात। तो ये एक्सिस यही है। तो इस बार एक्सिस, जैसे पिछले एग्जांपल्स में जनरल सर्कल में, जनरल सिलेंडर में तो क्या था, एक्सिस कहीं पर पड़ा था, साइड में बन रहा था एक सिलेंडर। इस बार ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। इस बार एक्सिस को बांध दिया गया है। हाँ, तेरे को बड़े दिन हो गए। इस बार एक्सिस यहीं रहेगा, हिलेगा भी नहीं। समझ में आ रही बात। क्योंकि इस एक्सिस के कारण, इस एक्सिस के साथ इसकी रेडियस डिफाइन की जाती है। रेडियस है ना, रेडियस, उसको डिफाइन करने के लिए इस एक्सिस की सहायता ली जाती है। तो अब ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है आर। आर मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ किसकी, रेडियस है सर्कल की तो है ही खैर, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं मन मन में, सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर भी है ये, सर्कल तो है ही, पर ये सिलेंडर कौन सा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ, आर सी सिलेंडर है ये, आर सी सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या है, ये रेडियस है। अच्छा, और ये तो आप जानते हैं जनरेटर होता ही है, और ये इसका बेस है भैया, ध्यान रखना, ये इसका बेस है। बेस जो कि हमेशा किस टाइप का होता है, सर्कल टाइप का होता है, सर्कल टाइप का। थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखिए मन में, समझ में आया अच्छे से। अच्छा, एक्सिस बीच में रहता है, बेस सर्कल टाइप का होता है, और रेडियस हमेशा बीच में रहती है। और बाद में जनरेटर की इक्वेशन निकालने के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो तो पैरेलल टू एक्सिस है ही। मतलब ये एक्सिस है ना, इसके साथ पैरेलल होता है जनरेटर, ये इसमें जनरेटर ही तो है, इसकी पैरेलल रहता है हमेशा ही। अगर मैं जनरेटर यहाँ पर बना लेता हूँ, मान लीजिए ये रहा जनरेटर, तो इसके साथ क्या होगा, हमेशा ये पैरेलल होगा, ये जनरेटर है।
जनरेटर। समझ में आ गई इतनी बात? सो ये चीज़ है राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम बात करने वाले हैं इस राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन किस टाइप से फाइंड आउट की जाती है, उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के मैकेनिज्म की बात करेंगे। तो देखो सुनो, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ, फाइंडिंग क्यों सीधा ही कर दो, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, समझ में आया? राइट सर्कुलर सिलेंडर की हम अब इक्वेशन को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। तो चलिए, इसमें एक मैं सिचुएशन लूँगा, जैसे मान लो पिछले जनरल में मैंने एक सिचुएशन एज्यूम किया था, बिल्कुल वैसे मैं कंडीशन लूँगा पहले, तो बाद में उस कंडीशन के हिसाब से बात करेंगे। और मैं दोबारा कह दूँ, इसमें आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, तो उसको याद मत करके बैठ जाना, वरना उसे क्वेश्चन एक भी नहीं होने वाला है। ये मैं सिचुएशन क्यों ले रहा हूँ, ताकि मैं एक मैकेनिज्म को आपको बता सकूँ। अब आपको कोई कंडीशन मैं लूँ ही नहीं, तो फिर मैं कैसे मैकेनिज्म बताऊंगा, है ना? मैकेनिज्म बताने के लिए कंडीशन तो चाहिए ना आपको, तो वो कंडीशन ले रहा हूँ मैं। वो कंडीशन हो सकता है कि मैं एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में ले सकता हूँ, वाई जेड प्लेन में ले सकता हूँ। वो कंडीशन मतलब कंडीशन में मैं बेस जो है ना, मतलब सर्कल का जो बेस होता है, वो मैं हो सकता है एक्स वाई प्लेन में ले लूँ, वाई जेड में ले लूँ। वो कंडीशन वाइज है, उसको आप याद करना कि वो हिम्मत मत करना, या फिर मतलब जो भी है याद करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म में जो स्टेप आ रहे हैं उनको आप ज़रूर अच्छे से माइंड में नोट डाउन करते जाएंगे, ये आपको बार बार सेम मैकेनिज्म जो है हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो सीधी सी बात है कि इस बार आपको एक एक्सिस मानना पड़ेगा पहले तो, है ना? एक्सिस के बिना तो काम खैर चलता ही नहीं है, इसमें तो एक्सिस होना चाहिए। और साथ में इसकी एक मैं इस बार लूँगा रेडियस, बेस को आपने पहले लिया था ना बेस, इस बार मैं बेस को छोड़ रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ रेडियस को। यहाँ पर रेडियस ज़्यादा काम आती है, तो दोनों को ले लेते हैं। तो देखेंगे अच्छे से, टू फाइंड द equation of right circular cylinder of the right circular cylinder whose axis is, और एक्सिस भाई लाइन ही होती है, एक्सिस और क्या होता है? तो लाइन की इक्वेशन ही होगी एक्सिस की इक्वेशन, तो वो ऐसी है, x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल y माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल z माइनस गामा अपॉन n। ये तो है एक्सिस की इक्वेशन, सही है। एंड साथ में क्या लेनी पड़ेगी? रेडियस भी। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज, और वो रेडियस मैं इसमें ले रहा हूं स्मॉल आर। ये कुछ मामला है भैया, बस दो चीजें हैं, एक्सिस की इक्वेशन और रेडियस। बड़ी शांति से देखो, समझो, करते हैं शुरुआत इसको समझने की। मैं इसको समझाने या फिर बताने से पहले थोड़ा सा इसके डायग्राम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सपोज मैं इस टाइप के सिलेंडर की आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये है वो सिलेंडर जिसकी हम यहाँ पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, तो इसके बीच में ये रहा एक्सिस। ये क्या है भैया? एक्सिस है ये, और इसकी इक्वेशन ये ऊपर ही बैठी है, चिंता ही ना करो तुम तो। और इसकी रेडियस ये है। मैं आपको बस परिचय दे रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, बस इतना ही है, बस और तो क्या है ना? ये चीज़ें हैं। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो जो काम आएंगी बातें, वो मैं इसके साथ साथ मेंशन कर दूंगा, उनको आपको इसके हिसाब से मेंशन करते जाऊंगा, तो आपको देखते जाना है बस साथ साथ में। तो सुन लो, कोई समस्या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं दोबारा कह दूं, हर क्वेश्चन के लिए पहले हमें एक रैंडम पॉइंट मान लेना है। उस रैंडम पॉइंट के हिसाब से ही हर बात को हम इसमें बनाते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि किस टाइप से पॉइंट को एज्यूम कर लें, वो सब बातें करेंगे। लेट ए पॉइंट ऑन, हम इसमें पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट ऑन
राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, और वो पॉइंट इस बार मैं ले रहा हूँ वेरिएबल फॉर्मेट में ही, एक्स वाई जेड ही, ठीक है ना, क्योंकि मुझे स्टेबल पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, तो वेरिएबल पॉइंट से काम चला लूँगा मैं। समझ में आ रही है ना बात? स्टेबल पॉइंट मुझे यहाँ से मिल रहा है। नाउ अब देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या है, दे रखी है ना, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ और उसके हिसाब से मैं कुछ रिजल्ट्स निकालूंगा। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, वो क्या है इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ पर, वो ऐसी है, देखो x माइनस एल्फा बाय एल, ठीक है ना, इक्वल y माइनस बीटा बाय m, ये क्या आ गया, ठीक है ना, और इक्वल्स टू z माइनस गामा बाय n, है कि नहीं है? अच्छा, अब अगर आप इक्वल में कुछ लेमडा वगैरह मानना चाहें तो मान सकते हैं, बाकी इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेमडा मानना चाहिए तो आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे इतने स्ट्रक्चर से ही एक बात मिल गई। क्या बात मिल गई? कि इस एक्सिस पर जरूर एक पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? अल्फा बीटा गामा था। इस इक्वेशन से मुझे ये बात है, क्योंकि x माइनस एक्स वन क्या होता है? पॉइंट से आता है। किस पॉइंट से आता है? जिसकी इक्वेशन है उस पॉइंट से आता है, उसके ऊपर हमेशा पॉइंट रहता है कोई भी। अब हमें ये नहीं पता कि वो पॉइंट कहाँ होगा, पर होगा जरूर, ये पता है आपको। समझ में आई बात अच्छे से? तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ फ्रॉम हेयर वी गॉट दैट, हम यहाँ पर ये प्राप्त कर चुके हैं कि ए पॉइंट, और पॉइंट कौन सा? अल्फा बीटा गामा is exist on the axis, इस एक्सिस पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, इसमें तो कोई समस्या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं वो पॉइंट यहाँ मान लेता हूँ, वो पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ, ए है वो, ए, हाँ ए पॉइंट मान लेता हूँ मैं। और एक्सिस के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? अल्फा बीटा गामा। समझ में आया भाई? हाँ कुछ कुछ तो समझ में आया ऐसा लग रहा है, कुछ कुछ नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए। और वो जो मैंने रैंडम पॉइंट पी माना था ना, ये वाला, वो ये रहा। कुछ अलग तरीके से दिखाएं? नहीं नहीं, तरीके कितने अलग कर दो साहब, जिनको नहीं समझना वो समझेंगे नहीं, ये अटल सत्य है। जिनको समझना है ना, वो एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं रिजल्ट। तो सुनो, एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा होता है कि अपने आप समझ में आता है, पता नहीं इस टाइम कुछ होता है। तो देखेंगे, ये जो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता दूं। पॉइंट ए है ना, ये हमने जो फाइंड आउट किया है, ये वाला अल्फा बीटा गामा, ये मैंने पॉइंट यहाँ पर ए के द्वारा इंडिकेट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने शुरुआत में पॉइंट माना था, यहाँ पर रेंडम पॉइंट माना था मैं, यहाँ पर RCC का मतलब राइट सर्क्यूलर सिलेंडर पर कौन सा माना था मैंने? PXYZ, जो क्या है? रैंडम पॉइंट है, वो मैंने यहाँ पर जो है लोकेट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने एक बढ़िया काम क्या किया कि मैंने इन तीनों को ज्वाइंट कर दिया। मैंने पहले तो पॉइंट पी है ना, पॉइंट पी से मैंने क्या किया, इस एक्सिस पर मैंने एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दिया है, PM। तो ऐसा परपेंडिकुलर क्रिएट करती है, अब क्या रहा ना, अब ये एक बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, बन गया कि नहीं बन गया? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप अगर देख रहे हैं ध्यान से, तो आपको एक बढ़िया सी बात दिखनी चाहिए। हाँ, बढ़िया सी बात ये दिखनी चाहिए कि यहाँ पर आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। उस पाइथागोरस थ्योरम को लगाना ही, उस पाइथागोरस थ्योरम को सफलतापूर्वक लगाना ही हमारी इक्वेशन दे देगा। क्योंकि इक्वेशन का मतलब होता है कि वो रूल जो सरफेस की हर पॉइंट को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। और वो यहाँ पर कई तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो मैं कह सकता हूँ RCC में जो इक्वेशन देता है वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। अभी से माइंड में सेट कर लो बात को, RCC की जो इक्वेशन देगा वो पाइथागोरस थ्योरम ही है। बस इसमें इसका जो बेस है वो तो आपको R दिख रहा है, हमें बस इसका हाइपोटेनस और इसका जो परपेंडिकुलर है वो निकालना आना चाहिए। थोड़ा सा इसमें एक दो अलग अलग बातें आएंगी, मैं उनको यहाँ पर मेंशन भी करता जाऊँगा। तो देखेंगे, सुनो नाउ, अब मैंने यहाँ पर एक
जो है परपेंडिकुलर क्रिएट किया है वो सब बातें मैं मेंशन कर दूं और उसके बाद में इसके राइट एंगल ट्रायंगल पर आऊँगा। नाउ वी क्रिएट हम क्या कर रहे हैं, पी एम परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, जो भी एक्सिस था उस पर मैंने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर क्रिएट कर दिया है। एंड वी फाइंड थोड़ी फाउंड होगा, वी फाउंड ए राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्रायंगल है भैया, वो ट्रायंगल होगा ये पी ए एम। अब इस ट्रायंगल में आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। 2 स्टेप और बचे हैं, इसका आंसर आपको यहाँ पर, मतलब इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल चुका होगा यहाँ से। नाउ फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल पी ए एम बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बात मिलेगी, हमें ये बात मिलेगी इसमें पी ए तो क्या था, पी ए तो था इसमें हाइपोटेनस, तो पी ए अगर हाइपोटेनस था तो वो क्या होगा, पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं, हाँ पी एम स्क्वायर और ए एम स्क्वायर, सही है। अब देखो इन तीनों की वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। तो प्यारे अगर आप देख रहे हैं तो पी ए निकालना तो कौन सी बड़ी बात है, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, जेड माइनस गामा होल स्क्वायर, और पी एम क्या है, आर है ही, खैर पी एम तो आर साफ दिख रहा है। तो ये दोनों तो साफ आपको इनके वैल्यूज़ आपको साफ मिल जाएंगे। इसमें एल्फा बीटा गामा हमें से दिया रहेगा भी, तो वो दिया है ऐसा मान के चलेंगे आप, तो कोई समस्या नहीं होगी। वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर एंड जेड माइनस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो सुनो पी एम, सो पी एम क्या है ना, आर है, आर स्क्वायर हो जाएगा। पी एम क्या रेडियस ही तो थी ना पी एम, तो वो आर हो जाएगा आर। अब सुनो ए एम, हाँ ए एम निकालने के लिए तरीका सुन लो, बहुत बढ़िया तरीका है ये। बाकी तो मैं क्वेश्चन में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब विद मैं कह सकता हूँ नंबर्स, लेकिन यहाँ पर मैं तरीका आपको बता दूँ, थोड़ा सा ये ट्रिकी मैं कह सकता हूँ तरीका है ये। तरीका क्या है ना, आपको जब ए एम चाहिए, और ए एम नहीं कोई भी, अगर आप एक रैंडम आपको बात बताऊँ मैं, अगर आपको कोई भी मान लीजिए एक लाइन दे रखी है, सही है ना, और आपको क्या दिया गया है ना, आपको बोला गया इस लाइन में एक पॉइंट है P, सुन लो बस ध्यान से, और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, और आपको पूछा गया है कि P से Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस D आपसे पूछी गई है, और आपको इस पॉइंट D के परपेंडिकुलर कहीं पर भी, वो हो सकता है कि बहुत आगे भी हो, उसमें कंडीशन नहीं है कोई, कहीं पर भी एक पॉइंट आपको दे रखा है A, या कोई भी पॉइंट मान लो, उसके आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। तो होता क्या है, मैं सिंपल सी एक ट्रिक की बात ये बता दूं, होता क्या है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी, उस इक्वेशन में, वो इक्वेशन सब जानते हैं कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए फिर इक्वल y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ऐसा कुछ रहेगी इक्वेशन ऐसी रहती है हमेशा, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल में y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। सो देख लो तरीका, बस एक लाइन में सुन लो, ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू, इस पी क्यू को फाइंड आउट करने का तरीका होता है, मॉड्यूलस लगाओ पहले, तो आप जानते हैं माइनस की वैल्यू भी आ सकती है। ये तरीका बिल्कुल आपको याद है ना, किसी पॉइंट से किसी लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का तरीका आपको याद है कि नहीं है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर होगा। क्या तरीका होता है तो सुन लो, डिवाइड में तो क्या होता है, डिवाइड में तो इनके जो डिवाइड में है उन्हीं के ही स्क्वायर का क्या होगा, सम होगा, और उनका हो जाएगा स्क्वायर रूट। समझ में आ गई बात। ऐसा आपने वहां पर भी किया था, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ में भी किया था आपने, याद है कि वहां पर आपने क्या किया था, मल्टीपल ऑफ एक्स वाई जेड के स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट किया था। यहाँ पर डिवाइड में जो होते हैं उनका क्या होगा, स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ रही है बात। ऊपर क्या लिखा जाएगा वो बस ध्यान से सुन लो, देखो ऊपर है ना x माइनस एक्स वन तो लिखना ही है, समझ में आया कि नहीं आया। इसके मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में है वो लिखना है बस, समझ में आया। अच्छा जी,
और यहाँ पर वापस वही बात, y माइनस वाई वन तो लिखना ही है, वेरी गुड, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, डिवाइड में जो था, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, c इंटू जेड माइनस जेड वन। एक बढ़िया सी आपको बात और बता दूं मैं, यहाँ पर जो पॉइंट ए होता है ना, इस पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मैं उसको एक्स वाई जेड मान रहा हूँ, जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ रखने हैं। अब वो कई बार दिए रहते हैं और कई बार नहीं दिए रहते हैं। अगर नहीं दिए हैं तो एक्स वाई जेड जिंदा रहेंगे, अगर दिए हैं तो उनको रखो। ये बात है, समझ में आ रही है अच्छे से बात। अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो वो नहीं दिए होंगे हमेशा ही, यहाँ पर भी नहीं दिए होंगे, ये मैकेनिज्म है। तो चलो मैं इसको फॉलो कर लेता हूँ। अब मैं जो मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत आपसे बात शेयर की है, इसको मैं अब यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो देखो किस टाइप से बनेगा ये कुछ। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इसके साथ कनेक्ट होना है। तो सुन लो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इक्वेशन क्या है, ये रही इक्वेशन। इक्वेशन तो ये है ना, मैंने क्या कहा था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, उस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये रही। इसकी डिवाइड में क्या है, एल एम एन है, तो एल एम एन लिख देता हूँ पहले तो मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मॉड्यूलस होगा, लगा दिया मॉड्यूलस अच्छे से। चलो आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट में क्या आएगा भाई, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, लिख दिया अच्छे से। चलो फिर ऊपर क्या लिखा जाता है, ऊपर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए एम निकालना चाह रहा हूँ। तो ए एम निकालने के लिए ए एम की जो लाइन थी, ये एक्सिस ही तो था, तो इसकी इक्वेशन यही तो है, यही तो है। तो इस इक्वेशन की डिवाइड में एल एम एन, उसके लिए मैंने वो काम किया, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट कर दिया था। अब ऊपर क्या लिखना है, इसका जो न्यूमरेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है बस सब में। जैसे x माइनस एल्फा को l से मल्टीप्लाई करना है, y माइनस बीटा को m से मल्टीप्लाई करना है, और z माइनस गामा को n से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आई बात अच्छे से। अच्छा, एक बात मैंने और कही थी कि इसको करते टाइम एक्स वाई जेड की जगह है, एक्स वाई जेड की जगह है, हमें वो वैल्यू रखनी है जो बाहर के पॉइंट में है। तो बाहर के पॉइंट में क्या है, एक्स वाई जेड ही है, तो यहाँ पर कुछ भी अलग लिखना नहीं है। मैंने कहा था जब हम इक्वेशन निकालेंगे तब कुछ अलग आपको मिलेगा भी नहीं, तो वो मिल नहीं रहा है। अगर यहाँ पर मान लो 2 3 5 होता ना, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड को 2 3 5 करना पड़ता, और क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा आपको, वो बात हम क्वेश्चन में कर लेंगे। तो सुनो, यहाँ क्या रहेगा प्यारे, एल इंटू एक्स माइनस एल्फा, एम इंटू वाई माइनस बीटा, और एन इंटू जेड माइनस गामा। आई होप समझ में तो आ रहा है। इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। ये वैल्यू तो सीधी होती है, इसका स्क्वायर भी करना पड़ता है, तो स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर अगर आपको दिख रहा है तो स्क्वायर को सोल्व आउट कर लो और आंसर निकाल लो बस। तो चलो हम इसको स्क्वायर वगैरह करके देख लेते हैं। पूरा ही सोल्व कर लें क्या, पूरा तो नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देंगे। एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको बनाना नहीं है कोई कि पूरा सोल्व करें कि नहीं करें, हमें तो बस मैकेनिज्म समझना था, और वो इतने से समझ में आ जाएगा आपके। तो प्लस में देखो ये ऐसा हो रहा है, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, एल एक्स माइनस एल्फा, फिर एम वाई माइनस बीटा, और एन जेड माइनस गामा। एक मिनट, यहाँ पर मैं स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है। इसका तो हो गया होल स्क्वायर। अच्छा, डिवाइडेड बाय, यहाँ से बस ये रूट हटेगा और कुछ नहीं होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गई बात सभी के, ये फाइनल आंसर है। अब अगर आपकी इच्छा हो तो टाइम हो, बेला लोग होते हैं कई, तो अगर आपके पास बेला का मतलब अगर आपकी इंटरेस्ट हो ऐसा कुछ, बेला तो ऐसा इसमें कोई कौन सा होगा, लेकिन इसको आप एलसीएम लेकर के, है ना, इसको ओपन करके वगैरह कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। बाकी मैं कह सकता हूँ कि यही इसका क्या है फाइनल आंसर, मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर यही है। इतने से भी आप काम चला सकते हैं। तो मैकेनिज्म क्या था वो आपके ध्यान में रहे, इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, ना कि ये रिजल्ट। ये तो हर बार चेंज होता रहे कंडीशन वाइज। सो इसी के साथ आज की क्लास में हमने अच्छे से, मैं मानता हूँ अच्छे से हमने थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ आरसीसी राइट सर्कुलर सिलेंडर को कवर कर लिया है। अब कल की क्लास में हम विधिवत आरसीसी की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से करने वाले हैं। ओके, तो आज इतना काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स अ लॉट।